आधुनिक शब्द दो अर्थों की सूचना देता है, मध्यकाल से भिन्नता की ओर, नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे तोड़कर गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से समझा जा सकता है। रीतिकाल की कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के बंधे घाटों में बह रहे थे। इस छंदों में न वैविध्य था और न विन्यास में। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग। आधुनिक काल में बंधे हुए घाट टूट गए और जीवन धारा विविध स्रोतों में फूट निकली। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वह है इहलौकिक दृष्टिकोण। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति एक नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। मध्यकाल में पारलौकिक दृष्टि से मनुष्य इतना आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की शुद्ध ही नहीं थी। पर आधुनिक काल में मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रति अधिक सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतकों और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंताधारा इहलौकिक ही है। सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनराख्यान नवीन दृष्टिकोण का फल है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई। ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली। स्वच्छंदतावादी साहित्य की मुक्ति का साहित्य है। अवधारणा की आवाज़ इस युग के संपूर्ण साहित्य में विद्यमान है। छायावाद को लेकर जितनी परिभाषाएं दी गई, उनकी दृष्टि में केवल काव्य रहा है। प्रसाद, जैनेन्द्र और इलाचंद जोशी आदि के उपन्यासों को जो उसी काल में लिखे गए, क्या छायावादी कहा जाएगा? इस काल के काव्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि को स्वच्छंदतावादी तो कहा जा सकता है, छायावादी नहीं। स्वच्छंदतावादी युग के ठीक पहले का काल पूर्ण स्वच्छंदतावादी युग के नाम से अभिहित होना चाहिए। द्विवेदी युग व्यक्तिवाचक नाम होने से यूं ही आग्रह है, दूसरे इसमें किसी तरह की प्रवृत्ति का बोध नहीं होता। बदलाव के कारण कोई भी बदलाव यूं ही नहीं आता, बल्कि उसके कुछ कारण होते हैं। दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण। मुख्य कारण आर्थिक ही होता है, सांस्कृतिक गुण। यह बात दूसरी है कि कभी सांस्कृतिक कारण भी प्रधान हो उठते हैं, पर इन दोनों को ले आने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेज़ों का है। साहित्य मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। ये भारतेंदु के समय में ही हुआ। वह कि गद्य के माध्यम से आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियाँ गद्य में दिखाई पड़ी, पद्य में नहीं। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। ब्रजभाषा इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए आधुनिक काल में ब्रजभाषा काव्य के माध्यम से पुरानी संवेदनाएं ही अभिव्यक्ति पाती रही। वह अपने संस्कारों से जड़ हो चुकी थी। इसके लिए पुरातनता का कैंचुल छोड़ पाना संभव नहीं था। खड़ी बोली का गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति का नया माध्यम बना। नई अर्थव्यवस्था के लागू होने से एक परिवर्तन समाज में भी आया। जाति प्रथा को भी एक धक्का सा लगा। जाति आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, किंतु जाति प्रथा की जड़ता को तोड़ा नहीं जा सका। आर्थिक वर्गों का उदय तो हुआ, पर जातीय उच्चता की भावना विलीन नहीं हो सकी। अंग्रेज़ों ने जाने अनजाने जो सुविधाएं दी, उसका उपयोग उच्च जाति के लोगों ने ही किया। अंग्रेज़ों के ज़माने में शासन में उन्हीं का प्राधान्य था। राष्ट्रीय आंदोलन भी उन्हीं के हाथ में था। आज के राजनीतिक दलों के सूत्रधार भी वही हैं। साहित्य और कला पर भी इन्हीं का आधिपत्य बना रहा, इसलिए आज एक होकर भी हम अनेक हैं। अंग्रेज़ों ने इस भेदभाव का लाभ उठाया, पर सारा दोष अंग्रेज़ों के कंधों पर लाद कर हम अपने को निर्दोष नहीं कह सकते। जाति प्रथा शिथिल जरूर हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में जीवन की नई समस्याएं पैदा हुई। इन समस्याओं
से जूझने के लिए नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता पड़ी। कहना न होगा कि नई शिक्षा प्रणाली द्वारा जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध हुआ उससे बहुत सहायता मिली। भारतीय ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य आध्यात्मिक और पारलौकिक था, तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य भौतिक और इहलौकिक। इस देश की विद्या वर्ग या जाति विशेष तक सीमित थी, पर पाश्चात्य विद्या सर्वसुलभ थी। मुद्रण यंत्र के कारण साहित्य में वैयक्तिकता की भावना को बल मिला। इसके पूर्व साहित्य सामान्यतः श्रुत हुआ करता था। इसके प्रशंसकों की सीमित जमात होती थी, इसलिए साहित्यकारों के लिए जरूरी था कि अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखते। काव्य का साथ साथ श्रवण सामूहिकता के परिवेश में ही संभव था, पर छापे खाने ने सारी स्थिति ही उलट दी। मुद्रण के कारण साहित्यकार और सामाजिकता का सीधा संबंध नहीं रह गया। अब मुद्रण के माध्यम से ही वे एक दूसरे से संबंध हो पाते थे। इस माध्यम ने साहित्यकार को अवसर दिया कि वह बहुत कुछ व्यक्तिगत भी अभिव्यक्त कर सकता था। पाठकों की स्थिति भी बदली। वह मुद्रित साहित्य को एक सीमा तक वैयक्तिक स्तर पर ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधारित है। भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र्य का विशेष महत्व है। यद्यपि अंग्रेज़ों ने इस देश में नई अर्थव्यवस्था, औद्योगिकता, संचार, सुविधा, प्रेस आदि को अपने निजी स्वार्थों के लिए स्थापित किया, फिर भी इस देश का हित हुआ। एक स्थिर व्यवस्था से छूटकर देश को नूतन गत्यात्मकता का अनुभव हुआ। परंपराएं टूटने लगी। नए परिवेश में ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप लोग अपने को नए ढंग से ढालने लगे। आधुनिक काल में जिस पुनर्जागरण का उल्लेख किया जाता है, उसके मूल में भी ये बदली हुई परिस्थितियां ही थी। नवीन ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न विषम मानवीय स्थितियों के नए गैर रोमांटिक और अमिथकीय साक्षात्कार का नाम आधुनिकता है। समसामयिकता का संबंध काल से है, तो आधुनिकता का संवेदन शैलियों रूप से। यह स्थापित संस्कृति मूल्य और संवेदना को अस्वीकार करती है। ये दुनिया की मान्यताओं को मंजूर नहीं करती, परंपराओं की बेड़ी के रूप में लेती है। आधुनिकतावादी अंतर यात्रा करता है, मूल्यों का मखाल उड़ाता है, वह विद्रोही होता है। भीड़ का विरोध करता है, वह व्यक्ति की मुक्ति का विश्वासवासी है। वह अपने को अति मानव की स्थिति में पाता है और स्नेह, कृतज्ञता आदि को निष्कासित कर देता है। संयम की कमी, प्रयोग, साहित्य रूपों की तोड़फोड़, शौक देने की मनोवृत्ति, आक्रोश, क्षोभ, हिंसा की आकांक्षा आदि इसकी विशेषताएं हैं। अकविता, अकहानी आदि आज के अनिश्चय, व्यर्थता, अकेलेपन, अजनबियत, आत्मनिर्वासन आदि को व्यक्त करता है।